हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ हमारे माइंड के बारे में। हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। जब भी कोई भी घटना हमारे आसपास होती है, एनवायरनमेंट से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो अंदर किस तरह से जाती है, कौन कौन से फ़िल्टर्स हमारा माइंड यूज़ करता है, किस तरीके से अंदर रिप्रेजेंटेशन होने के बाद हमारे बिहेवियर पर उसका फ़र्क पड़ता है और हम क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, वो सब मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ। आप एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखिए, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि आप जब अपने नोट्स को रेफ़र करेंगे तो आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा अपने माइंड के लिए, क्योंकि हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने माइंड को समझना। देखिए ना, जब माइंड को हमें समझ कर चलाना आ जाता है तभी ये हमारे लिए अच्छा काम करता है, वरना बड़ा उस्ताद है ये, बहुत सताता है हमें। जिन लोगों को ऑलरेडी सता रहा है वो जान सकते हैं ना कितना तकलीफ़ देता है। तो इसको फिर से ठीक करने के लिए आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और शेयर भी सबके साथ ज़रूरी करना है। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप रिलैक्स रहें, आप मेडिटेशन अफर्मेशन करें, क्योंकि इन सब से भी आपका माइंड काबू में आता है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, सबको दी है ना सेंसेस। अब ये सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जाती है और हमारे अंदर डाटा जाता है, उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है, वहीं पर प्रोसेसिंग होती है और फिर हमारे बिहेवियर के ज़रिए उसका आउटपुट आता है। तो हमारे पास 5 सेंसेस हैं। अब हम देखते हैं, देखकर कोई भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से हमारे अंदर जाती है। हम सुनते हैं, हम कुछ स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, है ना। और इन पांचों सेंसेस से हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। कभी सोचा है कि जैसे जो इंफॉर्मेशन बाहर होती है उसी तरीके से, क्या उसी तरीके से हमारे अंदर भी वो जाती है, या फिर जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हम कुछ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, स्मेल, टेस्ट, टच, कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं, तो फिर जब ये इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही होती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि गड़बड़ हो रही होती है। कुछ कुछ चीज़ें हम गलत तरीके से समझ लेते हैं ना। ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, हम भूल जाते हैं, और कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल ऐसे ही ले लेते हैं, हाँ हाँ इसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही है, इस तरीके से। तो ये सब कलाकारी हमारे माइंड की है। अब देखिए, एक साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट में होती है, हमारा माइंड उस सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ नहीं ले सकता और ना ही उसकी ज़रूरत भी होती है। तो हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है हमारे माइंड का काम करने का। वो इन्फॉर्मेशन लेता है और जो पास्ट में हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम्स अंदर होते हैं उसके बेसिस पर वो फ़िल्टर्स भी यूज़ करता है। तो उसी को हम डिटेल में अभी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेंसेस को समझेंगे। हमारी सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने देखा होगा ना 5 सेंसेस को सूदिंग वाली एक्सरसाइजेस भी होती हैं। आपने देखा होगा, ऐसे लोग कहते हैं ना अपनी सेंसेस को एकदम से रिलैक्स रखने के लिए कि कोई 5 चीज़ें अपने एनवायरनमेंट में ऐसी नोटिस करो जो बहुत ही कामिंग आपको फीलिंग दे। कुछ चीज़ें ऐसी स्मेल करो या कुछ भी ऐसे साउंड्स को नोटिस करो। इस तरीके से माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस होती हैं, और माइंडफुलनेस मेडिटेशन में भी आपकी सेंसेस की पावर को बढ़ाया जाता है। सेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर हमारे आंखों के सामने कोई चीज़ होगी तो वो हमें नेगेटिव भी कर सकती है, वो हमें पॉजिटिव भी कर सकती है। किसी का कोई साउंड, कोई पर्टिकुलर इंसान की कोई आवाज़, उसकी कही भी बात, वो हमें नेगेटिवली भी ट्रिगर कर सकती है, पॉजिटिव भी ट्रिगर हो सकता है वो। इसी तरीके से कोई स्मेल, आपने ऐसा देखा होगा ना कि हम कहीं पर गए हैं, सपोज़ लंच के लिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ पर कोई ख़ास एकदम फ्रेगनेंस है वहाँ पर, सो उससे आपको किसी पर्सन की याद आ गई है। सो क्या है, हमारे लिए कोई स्मेल भी ट्रिगर हो सकती है। तो हमारी सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और पांचों की पांचों सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है। अब होता क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, सबसे पहला, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो रॉ डेटा होता है उसको ऐसे मान लेते हैं कि वो एक्स डेटा है, राइट। सो एक्सटर्नल वर्ल्ड में ऑलरेडी कुछ चीज़ प्रेजेंट है जिसे हम सेंसेस के थ्रू विटनेस कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे सामने सपोज़ कीजिए कोई ब्यूटीफुल पेंटिंग है, तो वो ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट करती है। अभी के भी ऐसे क्रिएट नहीं हुई है, मैंने कुछ इमेजिन करके क्रिएट नहीं किया, मेरे सामने है तो मैं सिर्फ क्या है, उसे देख रही हूँ। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ
डाटा है जिसको हम या तो देख रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, स्मेल, टेस्ट, किसी भी तरीके से, है ना, फील कर रहे होते हैं। सो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो डाटा है वो रॉ फॉर्म में होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे डाटा को हम अंदर जाके प्रोसेस करके कुछ स्पेसिफिक उससे कुछ एडिशन चाहते हो या कोई आउटपुट चाहते हो। तो हम इसको इसलिए कहते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत सारा रॉ डाटा है। तो कोई भी इवेंट जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में ऑलरेडी हो रहा है उसको ऐसे मान लेते हैं कि वो एक एक्स इवेंट है, या इवेंट 1 ऐसे मान लेते हैं। अब जब भी हमारी सेंसेस के थ्रू, मैंने अभी बताया कि वो चीज़ अंदर जाती है, तो कोई भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में रॉ डाटा है, यानी कि कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना, कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। सो अब सेकंड उसमें क्या होता है स्टेप में, कोई भी वर्ड्स, कोई भी इवेंट, कोई भी स्टिमुली, किसी भी तरीके से, यानी कि कोई भी, है ना, ऐसे स्मेल गई अंदर, कुछ भी आपकी पांचों सेंसेस के थ्रू कुछ भी आपने वो चीज़ रिसीव करनी शुरू करी। यानी कि पहला स्टेप क्या है, ऑलरेडी एनवायरनमेंट में वो चीज़ घट रही है, वो चीज़ प्रेजेंट है। दूसरे स्टेप में कि आपकी सेंसेस के थ्रू, क्योंकि आप वहाँ पर प्रेजेंट है, अगर आप वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होते तो कुछ आपके अंदर जाता नहीं ना, क्योंकि हमारी सेंसेस की एक लिमिटेशन है। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर मेरठ में अपने क्लिनिक पर ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं दिल्ली में कुछ बात हो रही है तो उसे सुन सकती हूँ। नहीं, सेंसेस की एक रेंज है, एक लिमिटेशन है। जो मेरी आंखों की रेंज के आसपास नहीं घटित हो रहा है मैं उसे नहीं देख सकती। जो मेरी नाक की स्मेल की रेंज में नहीं आता है तो मैं उसे स्मेल नहीं कर सकती। सो हमारी जो सेंसेस हैं उनकी एक लिमिटेशन है। तो हम ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब हम वहाँ प्रेजेंट हैं तो हमारी सेंसेस हमारी परमिशन नहीं मांगती है, मैं देख लूँ क्या, मैं सुन लूँ क्या, मैं स्मेल कर लूँ क्या, नहीं, वो ऑटोमेटिकली काम करती हैं। तो आप देखना चाह रहे हो या ना चाह रहे हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप सुनना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपकी सेंसेस वहाँ से एक थोड़े टाइम के लिए कनेक्ट ज़रूर होंगी, लेकिन हाँ, जैसे अगर सपोज़ कीजिए कोई इन्वायरमेंट में साउंड है, अब मैं नहीं चाहती कि मैं इस पर फोकस करूँ, तो मेरा एक बार ध्यान तो गया, कोई मेरे पीछे से चिल्लाया और मेरा ध्यान तो गया, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास चॉइस है कि मैं वहीं पर ध्यान दूँ, कान लगा दूँ उनकी बातों पर, या फिर मैं अपना फोकस वहाँ से हटा लूँ, है ना। तो वो मेरे हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ ऐसा ट्रेन कर लूँ अपने आप को कि जाए ही ना, जाएगा ही, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए जाए। सो हम क्या करते हैं, वो सेंसेस के थ्रू हम रिसीव करना स्टार्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को। फिर क्या होता है थर्ड स्टेप में, हमारा ऑटोमेटिकली पूछ कर नहीं लगता, माइंड ऐसा नहीं है कि जी हजूरी करेगा और आपसे पूछेगा, ऑटोमेटिकली हमारे फ़िल्टर्स लगते हैं। तो दो फिल्टर हैं। एक फ़िल्टर जो होता है वो है आपकी वैल्यूज़ का, कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। हर इंसान को अपनी टॉप 10 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए ना। किसी के लिए हेल्थ हो सकती है, किसी के लिए वेल्थ हो सकती है, किसी के लिए रिलेशन हो सकते हैं, किसी के लिए फेम हो सकता है ना, किसी के लिए ऑनेस्टी हो सकती है। कुछ भी आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी वैल्यूज़ का फ़िल्टर लगता है। इसी तरीके से आपके बिलीफ जो आपने बना रखे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, हर एरिया के, हेल्थ को लेकर, रिलेशन को लेकर, सोसाइटी को लेकर, रिलीजन को लेकर, आपके वर्क, किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी के लिए भी आपके जो भी बिलीफ हैं उसका भी फ़िल्टर लगता है। और एटीट्यूड हमारा जो बना हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव, हम किस तरीके से ना किसी भी सिचुएशन में पहले से एक एटीट्यूड रखते हुए आए हैं, हमारा नज़रिया क्या है। इसी तरीके से लैंग्वेजेस हम कितना जानते हैं। तो जो लैंग्वेज हम जानते हैं तो बाहर से हम इंफॉर्मेशन, जैसे स्मेल है, स्मेल की कोई लैंग्वेज नहीं होती ना, ऐसे कोई टेस्ट है, हाँ, टेस्ट को उनको डिफ़ाइन करने की होती है। जैसे आपने कुछ स्मेल किया तो उसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, जो लैंग्वेज है आपकी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, चाइनीज़, फ्रेंच, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। एक चाइनीज़ भी ऐसे स्माइल करेगा और हम इंडियंस भी ऐसे स्माइल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि चाइनीज़ है तो बहुत ही कुछ अलग ही तरीके से स्माइल करेगा। तो जो नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका तो एक्सप्रेशन यूनिवर्सल होता है, सेम होता है ग्लोबली। लेकिन जो हमारी वैसे वर्बल लैंग्वेज होती है वो सब हम अलग अलग बोलते हैं। हमारे देश में कितनी अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, तो लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी फ़िल्टर लगता है। मान लीजिए आपके सामने कोई भी कुछ भी ऐसे बोल रहा है, लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में बोल रहा है, बात बहुत अच्छी बोल रहा है, लेकिन जब तक आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, तो वो भी फ़िल्टर लगाता है दिमाग। सो ऐसे ही हमारी जो पास की मेमोरीज़ हमारे पास हैं, जो हमने पास में डिसीजंस लिए हैं, और हमारे जो मेटा प्रोग्राम्स हैं। तो बाकी तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन मेटा प्रोग्राम्स, यानी कि मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है।
और प्रोग्राम्स यानी कि हमारे एक्शन के लेने के पीछे की वजह। तो मैं 2-4 मेटा प्रोग्राम्स के एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक मेटा प्रोग्राम होता है पेन और प्लेजर। कुछ लोगों के लिए पेन काम करता है, कुछ लोगों के लिए प्लेजर काम करता है। यानी कि उस काम को करने से, जैसे एक बच्चा है वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे फर्स्ट आना है, एक बच्चा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो फेल हो जाएगा। तो मतलब उसके पढ़ने के पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। कुछ लोग क्या होते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में होते हैं, कुछ लोग उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोगों को एक्सटर्नल वैलिडेशन मोटिवेशन चाहिए होता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग पीछे के रीज़न कारण हो सकते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को समझते हैं। कुछ लोग पहले अपने आप को प्रेफरेंस देते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं, थोड़े सेल्फ सेंटर टाइप के होते हैं। कुछ लोग हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो अलग अलग वजह होती है हमारे बिहेवियर के पीछे की। सो ये एक्चुअली अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड एक वीडियो बन सकता है, और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी ही इस वीडियो के नेक्स्ट ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए डिटेल्स में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो भी आपके एक्शंस हैं उसके पीछे के एक्चुअल रीज़न क्या है। आप सेल्फ ड्रिवन पर्सन है या आप एक ऐसे पुश पर्सन है कि कोई आपको पुश करेगा। सो अलग अलग बहुत सारे वैरायटी ऑफ मेटा प्रोग्राम्स होते हैं। सो आई होप ये फ़िल्टर 1 समझ गए होंगे आपको। वैल्यूज़ जैसे अभी मैंने बताया कि हर इंसान की लाइफ में अलग अलग चीज़ों की वैल्यू होती है। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो फैमिली की वैल्यू करता है, तो नो मैटर उसके आसपास कोई भी घटनाएं चल रही हो, उसका कितना भी बिजी टाइम चल रहा हो, तो उसका माइंड अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल ही लेता है। लेकिन जिसको फैमिली की इतनी वैल्यू नहीं होती है, जिसको सिर्फ अपने वर्क का है, तो उसके पास टाइम होते हुए भी उसको ऐसा लगता है वो इतना बिजी है कि फैमिली को टाइम ही नहीं दे सकता। तो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसके लिए हेल्थ की वैल्यू है, तो वो नो मैटर कितना भी कुछ भी बिजी उसका शेड्यूल रहता हो, वो हेल्थ के लिए टाइम निकालेगा ही निकालेगा, हेल्थ की वैल्यू करेगा, हेल्दी खाएगा, हेल्थ से रिलेटेड कुछ नई नॉलेज को अपडेट करेगा। सो हमारी वैल्यूज़ जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से बिलीफ, आपको तो पता ही है कि बिलीफ कितने कंट्रोलिंग होते हैं। जिन लोगों के नेगेटिव बिलीफ बन जाते हैं, जैसे किसी का नेगेटिव बिलीफ बन गया कि आई एम अनलवेबल। अब बाहर से कोई पर्सन है, उसको लगातार इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर रहा है, नहीं सपोज़ करो किसी का, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये बिलीव दे रही थी कि आई एम अनडिजर्विंग या आई एम अनलवेबल और नोबडी वैल्यूज़ में, कुछ भी इस तरीके के नेगेटिव बिलीफ अगर किसी के भी बन गए हैं, सेट हो गए हैं। सो क्या है कि उसको बाहर से कोई कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, तुम कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा, तुम्हें वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, देखो तुम्हारी ये क्वालिटी, तो तुम्हारी वो क्वालिटी है, तुम्हारे पास ये रिसोर्स है, वो रिसोर्स है। लेकिन वो इतने नेगेटिव बिलीफ लेकर बैठा हुआ इंसान है, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका माइंड उसे करने ही नहीं देगा। उसका ये फ़िल्टर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसका बिलीफ क्या है, इतने सारे नेगेटिव बिलीफ लेकर बैठा हुआ है। अब चाहे एक सिंगल नेगेटिव बिलीफ बना रखा हो आपने या मल्टीपल नेगेटिव बिलीफ बना रखे हो, वो सब क्या है, वो जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन कोई आपको दे रहा है, आपके माइंड को ओवरलोड भी कर रहा है पॉजिटिविटी से, लेकिन आपका ये फ़िल्टर इतना स्ट्रॉन्ग वे में काम करता है कि वो जो बाहर से इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके सेंसेस के थ्रू, वो यहाँ पर फ़िल्टर हो रही है। यानी कि बाहर वाले बोल बोल के थके जा रहे हैं और आपका माइंड उसे फ़िल्टर करता जा रहा है, क्योंकि आपका माइंड आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि वो जो दूसरे लोग आपको बोलते हैं। अगर दूसरा इंसान आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा है और आपका पॉजिटिव बिलीफ है, आपको लगता है कि आई एम गुड इनफ, आई एम केपेबल, आई कैन डू एनीथिंग, आपके इस तरीके के पॉजिटिव बिलीफ है, बाहर वाला कोई नेगेटिव सजेशन भी देगा ना, रहने दो, छोड़ो, नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, आपका ब्रेन इसको भी फ़िल्टर कर देगा, क्योंकि आपका बिलीफ जो है ना वो बहुत पॉजिटिव है। तो दूसरे के नेगेटिव सजेशन का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो सब कुछ हमारे साथ होता है ना, वो हमारी वजह से होता है। हमें लगता है कि वो दूसरों की वजह से हो रहा है या किसी एक्सटर्नल वजह से हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। हमारा जो माइंड है वो हमारे खुद के बिलीफ, वैल्यूज़, डिसीजंस, मेमोरीज़ के बेसिस पर ये फ़िल्टर लगाता है। तो मेनली ये फ़िल्टर लगते हैं वैल्यूज़ का, बिलीफ का। ऐसे एटीट्यूड, अब किसी का हर चीज़ में नेगेटिविटी देखने का एटीट्यूड बना हुआ है ना, सो उसका तो वो क्या है कि हर चीज़ में वो पहले नेगेटिविटी पर ही फोकस करेगा, ऑटोमेटिकली होगा ये सब। इसी तरीके से जो भी लैंग्वेजेस, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, आपके पास जो मेमोरीज़ पड़ी होंगी, जो आपने पास्ट में डिसीजन लिए होंगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी को कभी पैसे उधार दिए थे, उसने पैसे टाइम पर नहीं लौटाए, सो आपने वहाँ पर उस टाइम पर एक डिसीजन लिया, आप तो किसी की मदद ही नहीं करनी है। नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई भी आएगा पर्सन आपसे कुछ मदद मांगने के लिए, क्योंकि आपने पास में डिसीजन लिया था कि अब किसी की मदद ही नहीं करनी है, और आपने एक बिलीफ भी बना लिया था साथ के साथ कि लोग पैसे लेते वक्त अलग ही शक्ल लेकर आते हैं और फिर उसके
बाद हमारे पैसे हज़म कर जाते हैं, देते नहीं हैं। तो वहाँ पर आपने ऐसे लोगों के लिए कि लोग इस तरीके से चीट करते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, तो आपने बिलीफ भी बना लिया था और आपने पास में डिसीजन भी लिया था। तो अब आपके पास कोई ज़रूरतमंद भी आएगा तो आपका माइंड क्या है, जो आपने पास में डिसीजन लिया था या बिलीफ बना लिया था उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और आप जो है ना उसकी बात को, उसकी रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। आपका माइंड उस फिल्टर का काम करेगा। तो ये सब चीज़ें इतनी ऑटोमेटिकली होती हैं, है ना। जो भी आपके पास इस तरीके की मेमोरीज, वो सब कनेक्टिविटी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अंदर इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब एक ये फ़िल्टर लगाता है, फिर उसके बाद जो दूसरा फ़िल्टर लगता है वो लगता है डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन। यानी कि माइंड आपके फ़िल्टर 1 के बेसिस पर फ़िल्टर 2 यूज़ करता है। तो जैसे भी आपके वैल्यूज़, बिलीफ होते हैं, एटीट्यूड, लैंग्वेज, मेमोरीज, डिसीजन, मेटा प्रोग्राम्स, उसके बेसिस पर क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो डिलीट कर देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट यानी कि थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन को जनरलाइज कर देता है। मैं तीनों फ़िल्टर के एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बोला कि अरे तुम्हें पता है उसने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अब वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, कि नाम ले रहा है या बोल रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि किसके बारे में वो बोल रहा है, लेकिन उसने कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया कि उसने इतना बोला तुम्हें पता है उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो बहुत अच्छा काम क्या था, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ से मिसिंग है। सो ये क्या है, हमारी लैंग्वेज में एक फ़िल्टर लग रहा है डिलीशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अब हमारी पांचों सेंसेस के ज़रिए जो भी हमारे को एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, उस सब को हम लैंग्वेज के थ्रू ही डिस्क्राइब करते हैं। तो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने कोई बहुत सुंदर सीनरी देखी तो आप उसे कैसे बताएंगे? ऐसे तो बताएंगे ना कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी थी, और अगर आप उसका और फर्दर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, उसमें कौन से कलर थे, उसमें क्या सीन था, वो सब चीज़ें भी आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप वर्ड्स के ज़रिए, लैंग्वेज के ज़रिए डिस्क्राइब करेंगे। आप कुछ सुनते हैं किसी की बात तो आप बोलेंगे अरे वो इंसान ऐसे बोल रहा था, तो वो भी लैंग्वेज के ज़रिए। कोई स्मेल आ रही है तो बताएंगे ना यहाँ पे कि खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, कुछ भी ऐसे। कोई भी टेस्ट था, वो खट्टा था, मीठा था, कैसा, सब लैंग्वेज के ज़रिए। जो भी आप फील कर रहे हैं, गर्मी, सर्दी, जो भी आप अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, कुछ भी फील कर रहे हैं, लैंग्वेज के ज़रिए। तो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब भी कोई एक्सटर्नल वर्ड से वो चीज़ जाती है तो वो हमारी सेंसेस कैच करती हैं, और अंदर जब ये फ़िल्टर लगता है तो फ़िल्टर लगने के बाद इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से पहले यहीं पर ये डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन फ़िल्टर लग जाते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि बोला कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो अच्छा काम क्या था ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो कुछ लोग तो क्या होगा, ऐसे सुन के अच्छा 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 अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे पूछ भी लेंगे अच्छा वैसे क्या काम किया उन्होंने, है ना। अच्छा 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 करने से पहले से पूछ लेते हैं। तो लेकिन सब नहीं पूछते हैं, बहुत सारे लोग बस इसी उसमें खुश हो जाते हैं। तो कुछ लोग डिटेलिंग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो जानबूझकर भी इस चीज़ को जानते हैं, तो वो ना ऐसे ये फ़िल्टर्स यूज़ भी करते हैं जानबूझकर, लेकिन माइंड इन्हें ऑटोमेटिकली लगाता है। इसी तरीके से डिस्टॉर्ट घुमा देना, है ना, कि जैसे सपोज़ कीजिए आपका फ़ोन, आपने किसी को फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड किसी पास्ट मेमोरी के बेस पर, है ना, कुछ पास्ट ऐसे एक्सपीरियंस के बेस पर ना वो डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करा है कि उसने ना फ़ोन कॉल इग्नोर कर दिया। अब आप यहाँ बैठे हैं अपने घर में, यहाँ से फ़ोन मिला रहे हैं, आपको कैसे पता कि सामने वाले ने आपका फ़ोन इग्नोर ही किया है? क्या पता उसका फ़ोन साइलेंट पर हो, क्या पता उसका फ़ोन कहीं पर छूटा हुआ हो, कहीं और बाहर हो, सो रहा हो वो इंसान, किसी इमरजेंसी में हो, फ़ोन ना उठा सकता हो, लेकिन इग्नोर कर दिया उसने। ये कैसे आपको पता चला? तो ये क्या है, ये डिस्टॉर्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जनरलाइजेशन, जैसे जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल है ना कि ऐसे बहुत से हमारे तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, माँ बाप की सुनना बंद कर देते हैं, माँ बाप की तो कदर ही ख़त्म कर देते हैं, इस तरीके से जनरलाइज्ड बिलीफ। और लड़कियों की तो अकल घुटने में होती है, ऐसे एक वो। तो एक जनरल ऐसे परसेप्शन से बना लेना, एक दो बार कोई चीज़ हो गई ऐसे, अब तो ये जैसे होता ही रहेगा। तो कुछ भी इस तरीके से जनरल ऐसे परसेप्शन बना लेना, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग तो होते ही खराब हैं, तो कुछ भी ऐसे जो जनरलाइज्ड वे में एक्सेप्टेड है, जनरल वे में, ये सारे क्या है, जनरलाइजेशन के फिल्टर हैं। तो हमारा दिमाग हमारे वैल्यूज़, बिलीफ, एटीट्यूड, लैंग्वेज, मेमोरीज, डिसीजन और मेटा प्रोग्राम्स के बेसिस पर ये कुछ चीज़ें डिलीट करता रहता है, कुछ चीज़ें डिस्टॉर्ट कर देता है और कुछ चीज़ें वो जनरलाइज कर देता है। तो ये हमारे अंदर फ़िल्टर 2 लगने के बाद तब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है।
अब देखो ना, ये फ़िल्टर लगने के बाद तो ये जो एक्स घटना है, ये यहाँ से जब ये ऐसे जा रही है फ़िल्टर होके, तो अब ये जाते जाते यहाँ पर वाई फॉर्म में आ गई है। तो एक्स घटना कभी एक्स नहीं रहती, वो पता नहीं उसे ट्विस्ट कर दिया गया है, कुछ चीज़ें उसमें से पार्ट डिलीट हो गए हैं, कुछ चीज़ों को बहुत ही जनरली एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो इतने सारे घुमाव के बाद जब आपके अंदर जाती है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, तो उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में अगेन उसमें कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं, कोई इमेज भी हो सकती है उसमें, है ना, कोई भी फीलिंग हो सकती है, उसके साथ साथ कोई स्मेल भी हो सकती है, कोई टेस्ट भी हो सकता है। अब मान लीजिए आप किसी से कॉफ़ी शॉप में बैठकर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आसपास लोग भी आ जा रहे हैं, आपकी भी कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है ना, तो उस टाइम पर आप जैसे कॉफ़ी भी पी रहे हैं, तो कॉफ़ी का जो टेस्ट है वो भी आपकी बातों के साथ साथ उस इवेंट के साथ साथ अंदर जाएगा। बात करते करते आप उस पर्सन से कैसा फील कर रहे हैं, वहाँ पे आसपास के क्या नज़ारे हैं वो भी अंदर जाएंगे, जो आपके डायलॉग सब जाएंगे। तो मतलब आपकी ऑलमोस्ट सारी सेंसेस हर वक्त एक्टिव रहती हैं, और जो भी आपके अंदर जाता है उसमें, और जो मेमोरीज़ बनती हैं, जो भी आपके बिलीफ बनते हैं, उन सब में अगर आप कभी एक्सेस करेंगे ना, कोई भी पास्ट की चीज़ को, कोई भी मेमोरी को ऐसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, कोई भी एक्सपीरियंस को, तो आप देखेंगे उसमें आपकी पांचों सेंसेस के सारे इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, उसकी डिटेलिंग मौजूद होती है। क्योंकि हमारी सेंसेस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों काम करती हैं, बाहर से भी इंफॉर्मेशन ऐसे लेती हैं और अंदर भी उस इंफॉर्मेशन को क्लोज्ड आइज आप रिकॉल कर सकते हैं, और आप इन सेंसेस के ज़रिए कोई चीज़ क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सेंसेस होती है ना, ये इंटरनल भी काम करती हैं और एक्सटर्नल भी काम करती हैं। सो इंटरनल में आप क्या करते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं कोई भी चीज़ वैसे, और आप ना इमेजिन भी कर सकते हैं। अब इमेजिन करने का मतलब सिर्फ पिक्चर क्रिएट करना नहीं है, इमेजिनेशन में आपकी पांचों सेंसेस को यूज़ कर कुछ भी क्रिएट करना। जैसे हिप्नोथेरेपी में हम इसी फीचर का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे इमेजिन कराते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी को एक ही मानता है। तो जो चीज़ें हम हिप्नोथेरेपी में इस तरीके से इमेजिनेशन में भी उसको फील कराते हैं, दिखाते हैं, है ना, उसकी पांचों सेंसेस का इस्तेमाल कर एक अंदर मेमोरी ऐड करते हैं, तो वो मैजिकली वर्क करने लग जाती है। तो हमारी सेंसेस इतनी पावरफुल है, अंदर बाहर काम ऐसे करती हैं। तो मैं आपको समझा रही थी कि कोई भी घटना हमारे अंदर जब इन फिल्टर्स के बाद जाती है, तो उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी बाहर है प्रेजेंट, वो किसी और फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन वो आपके अंदर फिल्टर्स लगने के बाद रिप्रेजेंट हो रही है, और वो एक्स घटना वाई के फॉर्म में हो गई है। अब सपोज़ कीजिए एक सेम सिचुएशन में 5 लोग हैं, अब पांचों लोगों के अंदर फिल्टर तो ये दो ही लगेंगे मेन ना, उनके अंदर भी वैल्यूज़, बिलीफ, एटीट्यूड ये सब लगेगा, लेकिन किसी की वैल्यूज़ कुछ है, किसी की वैल्यूज़ कुछ है, किसी के बिलीफ कुछ है, किसी के बिलीफ कुछ है, कोई कौन सी लैंग्वेज जानता है, कोई कैसी लैंग्वेज जानता है, किसी ने कोई डिसीजन ले रखे हैं, किसी के पास कोई मेमोरी है। तो ये सब कुछ ना अंदर से, बाहर से कवर एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल बहुत अलग अलग होता है। तो ये जो है ना अलग लगता है, ये सब ये मेन फिल्टर है जो बेस फिल्टर है। फिर उसके बाद इसके बेसिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज हो जाती है, जो मेरे बिलीफ से नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉनवेज नहीं खाती, अगर कोई मुझे नॉनवेज ऑफ़र करे, सो मान लीजिए मैंने बिलीव बना रहा है कि जीव हत्या पाप है, तो अभी कोई मुझे ऑफ़र करे तो क्या कहूँगी मैं, डेफिनेटली ना कि नहीं, अ बिग नो, क्योंकि मेरी वैल्यू में नहीं है इस तरीके से किसी जीव को हर्ट करना, मेरा बिलीफ ही नहीं है इस चीज़ को। चाहे कोई मुझे कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, बहुत हेल्दी है नॉनवेज खाना, है ना, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आजकल वेजिटेरियन फूड में तो इतना सब कुछ नहीं मिलता हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, तो नॉनवेज तो आजकल एक कंपल्सरी है, इसे मस्ट हो गया है लेना। क्या करे, कितना भी कोई कन्विंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ये फ़िल्टर इतना स्ट्रांगली काम करेगा कि उसकी इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सिर्फ वही लोग जिनका खुद पर अपने बनाए हुए विश्वासों पर पक्का वो नहीं होता, मजबूती नहीं होती है, जिनको पता ही नहीं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, जिनको पता ही नहीं उनके बिलीव्स के बारे में समझ ही नहीं है, जिनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कभी उनको कोई ऐसा कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं गया है, उनको पता ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है, जिसकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग में ही गड़बड़ है, जिसको कभी भी वो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं गया, मतलब उसके यहाँ पर ये जो सारे बेसिस हैं, वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड, लैंग्वेज, मेमोरी, डिसीजंस, मेटा प्रोग्राम्स, इन्हीं में बहुत गड़बड़ी है, रॉन्ग कंडीशनिंग हुई हुई है। केवल वही इंसान का फ़िल्टर ये मजबूती से काम नहीं करता है, बाकी सबका मजबूती से काम करता है। तो वही लोग देखे होंगे कि दूसरे ने कुछ ऐसे पट्टी पढ़ाने की कोशिश करी और वो उन्होंने आपका माइंड मैनिपुलेट किया और आप जो है ना उनकी बातों में आने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ये सारी चीज़ें सॉलिड हैं,
तो फिर आपको ईज़िली कोई भी इंसान ऐसे मिसगाइड नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। तो ये जो है दूसरा फ़िल्टर वो इसके बेस पर लगता है। तो एक्स घटना एक्स नहीं रहती, वो वाइफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है अंदर, राइट। तो वो सेंसेस के थ्रू प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा स्टेट या मूड बनना शुरू हो जाता है। यानी कि जो भी घटना जिस भी फॉर्म में जाती है उसे स्टेट, यानी कि हमारी मेंटल स्टेट, हम किस स्टेट में है ना, हमारा उसको इजी वर्ड में ऐसे मूड कह सकते हैं कि हम फिर वैसा फील करना शुरू कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे को क्या होने लगती है, वैसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं, इमोशनल रिएक्शंस आने लगते हैं। और फिर हमारे वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड हो जाती है, यानी कि वो चीज़ हम अपनी बॉडी में भी फील करने लग जाते हैं। और फिर हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर निकल कर आता है, वो वर्ड्स के, एक्शंस के फॉर्म में, कोई बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, किसी भी थ्रू। तो यहाँ तक आते आते, क्योंकि हम कैसा फील कर रहे हैं, कोई चीज़ किसी के लिए कैसी है, कोई कैसी है, सबकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, जिनकी बॉडी पर बहुत जल्दी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। कुछ लोग थोड़े कम एक्सप्रेसिव होते हैं। तो बॉडी पे सबके अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज आते हैं। कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी फील करते हैं, कुछ कम फील करते हैं। तो उन पे जब एक्सटर्नल बिहेवियर तक में आती है तो वो चीज़ यहाँ से और ज़्यादा घूमकर वो जेड ही हो जाती है। तो यहाँ पर इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इस तरीके से ये सब कुछ अंदर बहुत कुछ पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है। अब जब पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है, कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी फीलिंग के साथ साथ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आने से पहले ही इमीडिएटली आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्सटर्नल बिहेवियर में आ जाते हैं। एकदम से जो लोग इम्पल्सिव होते हैं ना, मतलब उनके वो पूरी तरह से तैयार भी नहीं होती, प्रोसेस भी नहीं हो पाती अंदर के सिस्टम में कंप्लीट, वो एकदम से इम्पल्सिवली उनके बिहेवियर में भी झलक जाता है बहुत सारी। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से होती हैं। अभी थोड़ा और डिटेल में भी हम इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी घटना जो भी बाहर ऑलरेडी हो रही होती है, वो हमारे अंदर रिप्रेजेंट होते होते ये बहुत ही क्विक फिल्टर्स लग जाते हैं। और फिर जैसी अंदर रिप्रेजेंट होती है उसके हिसाब से हमारी स्टेट्स बननी शुरू हो जाती हैं, हमारा मूड डिसाइड होता है, और फिर हम बॉडी पे रिस्पॉन्सेज भी फील करते हैं, और फिर हम बिहेवियर के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि बाहर कहीं पर हम रोड पर जा रहे हैं और वहाँ पर ना लड़ाई चल रही है, कुछ 2-4 लोगों की लड़ाई चल रही है। अब वो लोग बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं और ऐसे हाथापाई करने पर उतर आए हैं। अब ये घटना मैं भी देख रही हूँ और 3-4 लोग और भी देख रहे हैं। तो अब मेरे को एकदम से ये ऊंची आवाज़ें सुनते ही डर लगना शुरू हो गया। मुझे ना एकदम से उनकी हाथापाई देखकर ऐसे मेरे हाथ पैर एकदम से कांपने शुरू हो गए। एकदम से मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं अब गई, और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो गई है। अब ये मेरे जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऐसे आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैंने तो रोना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये घटना जब मेरे अंदर गई तो बहुत ही तेज़ी से फ़िल्टर लगा। क्यों, और मेरी मेमोरी में ऐसा पड़ा था कि मैंने पास्ट में इस तरीके की लड़ाई झगड़ा मार पिटाई अपने घर में देखी थी, और वहाँ पर उस दिन घर वाले बड़े लड़कर लहूलुहान हो गए थे, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लड़ रहे थे, और उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पहले से ही डर बैठा हुआ है। तो वहाँ पर वो घटना जो बाहर मैंने देखी, उसने मेरी जो पास्ट मेमोरी पड़ी हुई थी उसका फ़िल्टर लगाया, और फ़िल्टर लगाकर उसने उस चीज़ को जनरलाइजेशन ऐसे कर दिया कि अब इनका भी ऐसा ही होगा, कि इनकी भी मार पिटाई खूनम खून हो जाएगा और ये सब हो जाएगा। और मैं वो देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मेरे लिए क्या था, वो एक मेरे लिए अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पर मेरे अंदर जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो हुई, उसकी वजह से मेरे अंदर जो फियर की फीलिंग है वो डेवलप हो गई, और मेरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आने लगे। और बस मेरा तो एकदम रोना शुरू, और ऐसा मन करा कि वहाँ से कहीं चले जाओ, एकदम से कोई मुझे संभाल ले। अब ये सब इतना फास्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, एकदम से कोई देखते ही ऐसे रिस्पॉन्स आने लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये ऐसे होता है। सपोज़ कीजिए आप हमारा एक जनरल बिलीफ बना हुआ होता है कि कोई भी अगर 20 साल का लड़का है तो वो थोड़ा मैच्योरिटी से बिहेव करेगा। सपोज़ कीजिए मैं कहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही हूँ, और वहाँ पर मैं देखती हूँ किसी 20 साल के लड़के को कि वो बाहर देख रहा है विंडो से, और बहुत ही एक्साइटमेंट शो कर रहा है, जैसे कि उसने पहली बार ही ऐसे एक्सटर्नल वर्ल्ड देखा हो। तो क्योंकि हमारा ऑलरेडी बिहेवियर अंदर बिलीफ ऐसा बना हुआ होता है कि 20 साल के लड़के का मतलब है काफ़ी मैच्योर होना चाहिए, उसे इस तरीके से बिहेव ना करे कि इतना एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट शो कर रहा है। अब मान लीजिए कि उसको लगातार इस तरीके से एक्साइटेड देखकर जिस तरीके से वो रिएक्शन दे रहा है, सपोज़ करो मुझसे नहीं रहा गया और मैंने पूछ लिया कि उनके पेरेंट्स से कि ये इतना बच्चे जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहा है, इज़ ही ओके, ठीक है ना ये कुछ। सो सपोज़ करो मैंने इस तरीके से पूछ लिया ऐसे,
क्यों पूछा मैंने ये? क्योंकि वो मेरे अंदर जो बिलीफ बना हुआ था कि 20 साल का लड़का यानी कि मैच्योर होना चाहिए, वो बच्चों जैसा बिहेव कर रहा था। तो वहाँ पर एकदम से अंदर जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हो रही थी, उसकी वजह से एक स्टेट बनी, एक मूड बना क्यूरियोसिटी कि आखिरकार ये क्यों कर रहा है, और उसकी वजह से एक एक्सटर्नल बिहेवियर मेरा ये आ गया और मैंने उससे पूछ लिया। मुझे पता चला कि वो बच्चा किसी तरीके से, जब वो छोटा था तो किसी एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई थी, और अब उसे बहुत साल बाद दोबारा से उसकी आंखें मिली हैं। किसी ने आई डोनेट करी और उसका आंखों का ऑपरेशन हुआ है, और अब वो बहुत सालों के बाद फिर से बाहर की दुनिया देख पा रहा है, तो इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहा है। अब देखिए कि हमारा इस तरीके से जो अंदर कुछ भी जनरलाइज्ड बिलीफ होते हैं, पर्सनलाइज्ड बिलीफ होते हैं हमारे, कुछ भी इस तरीके से हमारे से ऐसे एक्सटर्नल बिहेव कराते हैं। सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि मेरा किसी के बारे में कुछ भी ऐसे ना बिलीफ बना हुआ है कि कोई पर्सन, मेरा अपना स्टाफ ही ले लीजिए कि कोई एक स्टाफ है मेरे पास, जब भी आता है वो हमेशा मुझसे ना कुछ किसी की कंप्लेन करने के लिए आता है कि आज इसने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी है। अब हुआ क्या कि वो ना मेरे कैबिन में फिर से आया और उसने बोला मैम आपसे बात करनी है। तो मान लीजिए मेरा ऑलरेडी एक डोमिनेंट बिलीफ बना हुआ था इसके बारे में, आ गया फिर कंप्लेन करने के लिए। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पल्सिव रिएक्शंस करते हैं ना, ऐसे नहीं आज मैं किसी की कंप्लेन सुनने के मूड में नहीं हूँ, तुम अपने आप हैंडल करो। क्या बात है, हर बार शिकायत लेकर आ जाते हो। मतलब मैंने उसकी बात सुनी भी नहीं, और कई बार हम इतना इम्पल्स में बिहेव करते हैं ना, इस तरीके से इतना इमेच्योर बिहेव भी करते हैं, और ऐसा हम सबके साथ हो जाता है। मुझे नहीं सुननी। तो अब मैं बोल तो गई, लेकिन मेरे बोलने के बाद जब मैं चुप हुई, उसने मान लीजिए मुझसे ये कहा कि मैम आज ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, तो मैं आपसे ये पूछने के लिए आया था कि मैं सबको पार्टी दे रहा हूँ, आपके लिए क्या मंगाऊँ। अब देखिए कई बार ऐसा होता है ना, हमारे बिलीफ के फ़िल्टर कई बार इतने फास्ट लगते हैं कि हम एकदम से एक्सटर्नल बिहेवियर तक पहुंच जाते हैं। मतलब अंदर हम पॉज भी नहीं ले पाते, कई बार इतना इम्पल्स में इतना फास्ट होता है सब कुछ। तो हम सबके साथ होता है ऐसे कि कई बार हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस को, और कई बार हम बहुत रिएक्ट करते हैं। और ये सब क्यों होता है हमारे साथ? ये सब हमारे इन्हीं स्टेप्स की वजह से होता है। अब थोड़ा बहुत इन्हें एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ज़रा ओसीडी के एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल ओसीडी की प्रॉब्लम है। अब हमारे लाइफ में हर समय कुछ ना कुछ बाहर इवेंट्स हो रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, है ना, पांचों सेंसेस से कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो हमारे ये जो बिलीफ है ना, ये बिलीफ कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं कि पूरी ज़िंदगी एक जैसे है। आपने देखा होगा कि बिलीफ आपके टाइम टू टाइम बदलते भी रहते हैं, आपकी लाइफ में वैल्यूज़ भी बदलती रहती हैं। आप एक छोटे बच्चे से पूछो तो उसकी वैल्यूज़ कुछ और होंगी, जब वो अपनी 20s में होगा तो उसकी वैल्यू कुछ और होंगी, वो अपने 40s में होगा तो उसकी वैल्यूज़ कुछ और होंगी। तो अगर आपके वैल्यूज़, आपकी बिलीफ, आपके एटीट्यूड, या आपने कुछ और लैंग्वेजेस सीख ली, है ना, कुछ नई मेमोरीज ऐड हो गई, आपके कुछ डिसीजंस आपने बदल लिए, पहले कुछ और डिसीजन लिए थे आपने, फिर अपने डिसीजंस चेंज कर लिए। अगर आपने ये सारे जो बेस्ड फिल्टर हैं, इनमें अगर आपके चेंजेस होते रहते हैं, तो आपका माइंड भी अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। पहले वो जिन चीज़ों को आधार बनाकर, बेस बनाकर कुछ चीज़ों को फ़िल्टर कर रहा था, अब वो किसी और चीज़ को बेस बनाकर अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़िल्टर करेगा। तो जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रही थी कि ओसीडी वालों का, तो जैसे एक लड़की का एग्जांपल देती हूँ कि वो पहले नॉर्मली कहीं पर भी बैठ जाती थी, कुछ भी छू लेती थी। अगर वो वॉशरूम भी यूज़ करके आई, सिर्फ वो टॉयलेट गई, तो कई बार ऐसा भी होता था कि बहुत ज़्यादा ऐसे साबुन वाबुन से हाथ नहीं धोने, ऐसे पानी से भी धो लिया और हो गया। लेकिन अब जब उसको क्लीनिंग ओसीडी हो गई, तो क्या हुआ ऐसा जो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल था ये सिचुएशन, उसका कोई ऐसा बिलीफ नहीं था कि हर जगह ऐसे कंटामिनेटेड होता है या ऐसे चेन बनाने वाला। तो उसने क्या हुआ, उसने देखा अपनी मदर को एक दिन कि वो वॉशरूम से निकल रही थी, और वॉशरूम से जब वो निकली तो उनकी साड़ी जो थी वो नीचे, वो पूरी तरीके से पल्ला जो था वो गीला था। तो यानी कि कुछ तो ऐसा होगा ना कि वॉशरूम में उनकी साड़ी का पल्ला कहीं पर इस तरीके से नीचे फ्लोर पर या टॉयलेट सीट में ही कहीं ऐसा लग गया होगा, और उनको पता नहीं चला होगा कि वो गीला ऐसा होगा। तो उसने वो देख लिया, उसने अपनी मम्मी से पूछा कि जो है ना, ये आपका ये साड़ी का जो पल्लू है पीछे से वो ऐसा गीला क्यों है। तो उन्होंने बहुत ही इग्नोरेंस शो किया, क्योंकि उनको सच में ही नहीं पता था कि ये गीला क्यों है। तो उन्होंने बोला हो सकता है लग गया हो, कहीं भी कुछ ऐसा हो गया। तो उसने बोला अपनी मम्मी से कि चलो ये कपड़े चेंज कर लो, आप टॉयलेट से आए हो, क्या पता टॉयलेट पॉट में ये गिर गया हो। तो लेकिन उसकी मम्मी ने कोई भी कपड़े चेंज नहीं किया, और उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, बहुत लाइटली लिया। तो
इवेंट के होने के बाद जो नई इन्फॉर्मेशन, जो नया एक्सपीरियंस उस लड़की के अंदर गया, उसके अंदर उसने इस बात से एक बिलीफ बना लिया कि मेरी मम्मी बहुत गंदी है, और उसने अपनी मम्मी से दूर रहना शुरू कर दिया। अब क्योंकि उसका ये बिलीफ था कि मम्मी गंदी है, तो जब जब भी उसके पास मम्मी आती थी, कुछ भी बोलती थी, उसका नाम लेके पुकारती थी, कुछ खाना पीना देने, तो वो क्या था, उसका माइंड, उसका बिलीफ जो था कि मेरी मम्मी बहुत गंदी है, अच्छी हाइजीन नहीं मेंटेन करके रखती है, तो इस बेसिस पर वो क्या है, वहाँ पर इरिटेशन डेवलप हो गई। तो वहाँ पर उसने इन्फॉर्मेशन को उसके दिमाग ने डिस्टॉर्ट कर कर जनरलाइज करना शुरू कर दिया, और जिस तरीके से उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हुई, तो यहाँ पर उसका जो मूड था वो मम्मी से बहुत ही इरिटेटेड हो गया, और मम्मी से बहुत इरिटेट रहती थी वो अंदर भी वो डिस्कम्फर्ट फील करती थी, बॉडी में भी एंग्जाइटी फील करने लगी। तो उसका जो एक्सटर्नल बिहेवियर था वो ये था, मम्मी को अवॉइड करना, कि मेरी मम्मी गंदी है और ये तो ढंग से हाइजीन का ख्याल रखती नहीं है, तो मुझे इसके हाथ का कुछ खाना वाना नहीं है, और ना ही अब ये मेरे पास आएगी, बैठेगी, छुएगी। इस तरीके से उसने करना शुरू करा। तो पहले दिन उसकी ओसीडी नहीं बन गई, लेकिन जब उसने इस चीज़ को रिपीट किया, क्योंकि उसके अंदर बिलीफ बन गया। और हमारे बिलीफ कैसे सेट होते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, कोई भी रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से या कोई भी बहुत एक्सट्रीम इमोशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जाती है तो हमारा बिलीफ तुरंत बन जाता है। कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ आ जाता है तो उससे हमारा बिलीफ बन जाता है ना। कोई भी चीज़ हम इस तरीके से विटनेस करके अगर अपनी इंटरप्रिटेशन लगा लेते हैं और कई बार एज्यूम कर भी हम अपना बिलीफ बना लेते हैं। सो वो जब रिपीटेडली ऐसा अपने मम्मी के बारे में सोचकर इस तरीके से उन्हें अवॉइड करती चली गई, तो धीरे धीरे उसकी इरिटेशन का लेवल बढ़ता चला गया। उसके माइंड ने उसके बिलीफ के बेसिस पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से ट्विस्ट किया, डिस्टॉर्ट किया, कि वो अज्यूम करने लगी अभी उन्होंने यहाँ छू दिया होगा, वहाँ छू दिया होगा, यहाँ गंद फैला दी होगी, और करते करते वो लड़की ओसीडी के लूप में फंस गई। तो ये तो एक ओसीडी का एग्जाम्पल, ठीक है। अब ओसीडी में तरह तरह के, उसमें जितने भी लोगों के मन में इस तरीके के आते हैं ना ऑटोमेटिक थॉट्स, जैसे किसी के मन में आ रहा है अगर मैंने 2 घंटे तक प्रेयर नहीं करी तो मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा, तो ये क्या है, ये मैजिकल थिंकिंग है, जो कि एक डिस्टॉर्शन का एग्जाम्पल है। अलग अलग तरीके की, अलग अलग थीम में अलग अलग जो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो सब उनके बिलीफ, उनकी वैल्यूज़ इसी फिल्टर की वजह से होती है, क्योंकि उनका फ़िल्टर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। चाहे आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या आपको ओसीडी की प्रॉब्लम है, उन सब में आपका फ़िल्टर गड़बड़ हो गया होता है। अभी जो फ़िल्टर होता है, ये अब एक बात बताइए, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये कोई ऐसा फिजिकल वो तो नहीं है ना कि यहाँ से निकाला, कट करा और आपका फ़िल्टर नया कुछ ऐसे डाल दिया आपके फिजिकल फॉर्म में, ऐसे कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर जाकर आपको ठीक करनी होती है। तो वो जो ओसीडी वालों का बताते हैं कि फ़िल्टर आपका ख़राब हो गया और फ़िल्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो ये फ़िल्टर की बात करते हैं। अभी ये मैं बात आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे एक नए क्लाइंट का केस मेरे साथ शुरू हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैडम मेरे को ना मेरे साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि आपका ना फ़िल्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ वो मुझे पता है कि आपका फ़िल्टर ही ठीक करेंगे हम। बोले कि नहीं मैम आप मुझे बताओ। उन्होंने तो मुझे बताया नहीं, मैंने 1-2 बार पूछा, लेकिन उनके कैबिन में 5-5 और भी पेशेंट थे, तो मैं खुल के नहीं बात कर पा रहा था, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने मेरी बात को इसको इग्नोर भी कर दिया। मैंने पूछा आप मुझे बताओ मैं अपना फ़िल्टर कहाँ से ठीक कराऊँ, कहाँ से, मैं क्या कुछ सर्जरी होती है इसकी, क्या होती है। वो फ़िल्टर जो है ना, हो सकता है ऐसे मन में सवाल और किसी के भी हो, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। वो फ़िल्टर, ये साइकोलॉजिकल फ़िल्टर होते हैं इस तरीके के, तो ये आपको मेहनत से ठीक करने पड़ते हैं। बिलीफ वैल्यूज़ को अपने चेंज करने होते हैं, डिसीजंस नए लेने होते हैं, आपको अपने एक्सेप्ट करना होता है कुछ चीज़ों को, कमिटमेंट करना होता है, नए स्टेप्स लेने होते हैं। जब अंदर सारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज होता है तो नई स्टेट्स बनती हैं, आपके नए बूंद बनते हैं, तो फिर उसकी वजह से आपका नया बिहेवियर आता है। तो एक ओसीडी का एग्जाम्पल हो गया। अब एक डिप्रेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक लड़का बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मेरे पास आया। अब उसका बिलीफ अपने बारे में क्या था, उसको ये लगता था कि मैं यूज़लेस हूँ, मैं अगली हूँ, दूसरे मुझसे बेटर हैं। ये 3 उसके मेन कोर बिलीफ लेकर वो मेरे पास आया। अब ये मेन 3 कोर बिलीफ उसके थे। अब इसकी वजह से उसको कोई भी कुछ भी कहता था, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे देता था, लेकिन उसको लगता था वो तो अगली है, दूसरे लोग उससे बेटर हैं, तो उसका ब्रेन सब कुछ ऐसे फ़िल्टर कर देता था, तो वो एक लो मोड में रहता था, तो उसकी जो स्टेट थी वो लो रहती थी। अब क्योंकि वो अपने बिलीफ पर ही काम नहीं कर रहा था, वो अपने आप को वैल्यू ही नहीं करता था, वो अपना कोई डिसीजन चेंज करने के लिए तैयार नहीं था, वो कुछ भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था, उसके सारे बिलीफ
बिल्कुल ही ऐसे थे जो उस पर फोकस्ड ही नहीं थे। वो सब उसका सेम चीज़ उसने मेंटेन करे रखी, कभी भी मतलब उसने इनमें से किसी भी चीज़ को बदलने की कोशिश नहीं की। जब तक उसने इस चीज़ को कोई भी बदलने की कोशिश नहीं करी तो सेम जो भी कुछ बाहर आता था वो सब इन फिल्टरों से लगकर उसके अंदर आता था और वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता था। ये फिल्टर्स का काम क्या है कि बाहर की इन्फॉर्मेशन को कुछ को डिलीट कर देना, डिस्टॉर्ट करना, जनरलाइज कर देना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, उसकी सेम जो लो मूड था वो बना रहता था। फिज़िकली वो सिम्टम्स बहुत महसूस करता था, बिहेवियर उसका वही लेज़ी पड़े रहना, यही सब चीज़ चल रही थी। इसी तरीके से किसी पर्सन को एंग्जाइटी है, कोई स्पेसिफिक फियर है ना, तो वहाँ पर क्या है, सपोज़ कीजिए किसी को लिफ्ट में जाने का डर है फॉर एग्जांपल, उसे इसी बात से बहुत एंग्जाइटी होती है कभी लिफ्ट में जाना पड़ जाए। तो अब उसके पास कोई ऐसे एक्सपीरियंस की मेमोरी है जिसमें लिफ्ट में उसने किसी को फंसते हुए देखा है या वो खुद फंस गया इंसान। अब क्या हो रहा है कि उसको जब भी एक्सटर्नली वो आएगा कि लिफ्ट में जाने का कहीं आएगा तो उसका ये फ़िल्टर फिर से काम करेगा, तो वो फिर से डिस्टॉर्ट करेगा कि फिर से जैसा पहले हुआ था फिर से जो है ना वैसा ना हो जाए और जनरलाइज हो जाएगा कि हाँ अब भी ऐसा ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ों में ये 2-3 फ़िल्टर एक साथ भी लगते हैं, कोई एक फ़िल्टर भी लग सकता है और इन्हीं फ़िल्टर का फर्दर बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। मैं इन फ़िल्टर्स के लिए भी बहुत डिटेल में वीडियो जल्दी ही बनाने वाली हूँ। सो वो फ़िल्टर्स लगते हैं, अब वो पर्सन के अंदर फिर से वो इंटरनल रिप्रेजेंट होता है, वही सब मेमोरीज़ का फ़िल्टर लगकर वही चीज़ फिजियोलॉजी में भी वही मेमोरीज़ फ्लैशबैक हो सकती हैं, वो फिज़िकल रिस्पॉन्सेज उससे फील हो सकते हैं, वही फीलिंग, और फिर उसका बिहेवियर क्या होता है, अवॉइड करना। सो किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम हो, अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं, कुछ भी, आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो या आपके कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, भाई अपने ये फ़िल्टर चेक करो। ये वाला मेन फ़िल्टर है आपके वैल्यूज़, बिलीफ, एटीट्यूड, लैंग्वेज, मेमोरीज, डिसीजन, मेटा प्रोग्राम्स। अब ये लैंग्वेज वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी तक ही मत रह जाना। इस लैंग्वेज का मतलब वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज। मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया था इस वीडियो में कि जो भी कुछ हम इन सेंसेस से परसीव करते हैं उस सबको लैंग्वेज के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। सो लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कुछ भी नेगेटिव, जैसे कि नहीं अब मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता, ये बहुत ही फॉल्टी लैंग्वेज पैटर्न है। क्या आपको कहना होता है कि अब मैं जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करती हूँ और हर दिन मेरा कंफर्ट लेवल बढ़ता जा रहा है। अब मान लीजिए किसी का पहले कॉन्फिडेंस लो होता था कि पब्लिक स्पीकिंग में कि नहीं अब मुझे लोगों के सामने बोलने में डर नहीं लगता, अब तो ठीक ठीक रहता है। ये गलत लैंग्वेज पैटर्न है। क्या बोल रहे हैं कि अब मैं जब भी लोगों के सामने बोलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरा कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो आपके शब्द हैं उसे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सपोर्ट करे, आपकी आवाज़ में भी दम होना चाहिए, आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए आपके, आप वो फील करते हुए बोले। तो लैंग्वेज का मतलब ये भी होता है। एक लैंग्वेज तो वो है ही जो आपको है, और एक ये भी है कि आपकी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि अगर आपका लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ही फॉल्टी है तो आपके अंदर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ही गड़बड़ होगी। जैसे मैंने अभी बताया ना कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो अच्छा काम क्या था, ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। सो कुछ भी अब घुमा कर बता दिया किसी ने। सपोज़ कीजिए आप किसी पार्टी में गए थे, वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा रहा, अच्छी तरह से खातिरदारी करी, फिर भी लेकिन कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है कि अरे वहाँ तुम्हें अच्छी लगी वो पार्टी, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ना तो खाना अच्छा था ना डेकोरेशन, और उनका तो आवभगत करने का तरीका ही बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब बेसलेस बातें कि इसमें बहुत सारी डिटेल मिसिंग है कि आखिर उनका कौन सा पर्टिकुलर बिहेवियर ख़राब था, खाने में ऐसा कौन सा आइटम ख़राब था, क्या चीज़ ऐसी थी। तो वो घुमा फिरा कर कुछ चीज़ें डिलीट कर करके इस तरीके से आपसे बातचीत करी जा रही है। तो उससे आपका देखते ना कि किसी से बात करते करते आपका मूड चेंज होने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका बातों से ही मूड अच्छा कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों से ही आपका मूड इतना सड़ा देते हैं, ख़राब कर देते हैं। वो सब क्या लोग हैं जो फॉल्टी जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में ठीक होना है तो सबसे पहले अपना ये फ़िल्टर ठीक कीजिए। तो लिखिए आपकी टॉप 10 वैल्यूज़ क्या हैं, लिखिए कि आपके बिलीव्स क्या हैं। जितने भी नेगेटिव बिलीफ हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए और एक तरफ पॉजिटिव बिलीफ की लिस्ट बना लीजिए। आप अपने एटीट्यूड को चेक कीजिए, अपने लैंग्वेज जो आपको आती है उस लैंग्वेज में जिसमें ज़्यादा आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, कोई भी हो उसमें। और लैंग्वेज स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, आप नेगेटिव बोलते हैं, सारे सेंटेंस फॉर्मेशन नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव हैं आपके। और आप कितना ज़्यादा नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्या केवल सिर्फ वर्ड बोलते हैं, वो वर्ड केवल इतने इफेक्टिव नहीं होते, बॉडी लैंग्वेज को ऐड करने के साथ वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। चेक कीजिए आपके पास कौन कौन सी ऐसी मेमोरीज हैं जिनको आपको फेड करना है।
और देखिए कि आपने जो पास्ट में डिसीजंस लिए थे क्या वो सही लिए थे, उनका बेस सही था। और अपने मेटा प्रोग्राम्स, यानी कि आपके लिए पेन काम करता है, प्लेजर काम करता है, आप एक कहते हैं ना सेल्फ स्टार्ट पर्सन है, आप पुश स्टार्ट पर्सन है, इस तरीके से आप हमेशा पहले अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हैं। इस तरीके से आप चेक कीजिए कि आपके बिहेवियर पैटर्न के पीछे असली क्या वजह होती है। आप अपने गोल के टूवर्ड्स हैं, आप अपने गोल से अवे हैं। इस तरीके के अलग अलग डिफरेंट मेटा प्रोग्राम्स होते हैं। अगर ये वाला ना भी कर पाओ तो रिलैक्स में बहुत ही जल्दी अभी वीडियो बनाने वाली हूँ, इसकी पूरी सीरीज़ ही बनाऊँगी, ये पूरे क्लासिफिकेशन अलग अलग से, ठीक है। सो इतने ये चीज़ों को वो देखिए, और जिस में भी गड़बड़ हो उसे करेक्ट करो, डिस्प्यूट करो, अपने बिलीफ को चेंज करो, अपनी लाइफ में वैल्यूज़ को, एक्शन लो उसके लिए सारे। शुरुआत में ये बहुत सताएगा आपको ना, आपका मन नहीं करेगा लेने का, आपको लगेगा नहीं हो पाएगा कुछ भी है, लेकिन अब तो इसकी चालाकी समझ गए हो ना, अब क्या डरना, अब मत डरो। अब समझो कि ये तो अंदर से नानुकुर आएगी इस तरीके से, लेकिन डटे रहो, इनको चेंज कर लो, क्योंकि इन सबको चेंज करना बहुत आसान है। जब मैं आसान है कह रही हूँ तो ये भी कह रही हूँ कि थोड़ी मेहनत कर लो, ये नहीं कह रही हूँ जादू से हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर करोगे तो करने से हर चीज़ आसान हो जाती है, तो इसको करो। जब ये ठीक हो जाएगा ना, बाहर से भाई कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, तुम्हारे बिलीफ पॉजिटिव होंगे ना, तुम्हें अपनी वैल्यूज़ पता होगी ना, बाहर से कोई कितना भी बकवास कर रहा होगा ना, उसकी बकवास का रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा। और अगर आपके खुद के अंदर कमज़ोरी होगी ना, तो बाहर से कोई कितना भी मोटिवेट करेगा, उसका भी रत्ते भर फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो है वो आपके अंदर ही है, सारी शक्तियाँ। अपने अंदर की सारी शक्तियों को, खजाने को ठीक कर लो, और फिर देखो तुम्हारे सारे फिल्टर अच्छी तरीके से काम करेंगे। उल्टी सीधी बातें ना डिलीट हो जाएं तो अच्छी बात है, जो काम की नहीं है। अब जैसे सड़क पे जा रहे हैं, इतने चेहरे देखते हैं, सबके चेहरे अंदर याद रखकर क्या करेंगे, कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिलीशन हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर ही कोई बंदा अगर जा रहा है आपके पास से गुजर गया, मतलब कि आपने देखे 10 चेहरे तो ऐसे थे जिन्हें आप जानते नहीं थे, 11वां चेहरा ऐसा देखा जिसे जानते थे, पहचानते थे, लेकिन देख के हाय हेलो नहीं हुई, तो वहाँ पर आपका माइंड ये गेम तब खेलेगा आपके साथ कि उसने मुझे देखकर इग्नोर कर दिया। अगर आपके बिलीफ गलत बने हुए हैं, और अगर आपके बिलीफ सही बने हुए हैं, तो यहाँ पर वो गेम नहीं खेल पाएगा। यहाँ पर उसे लगेगा ठीक है, जल्दी में जा रहा होगा या क्या पता ना देखा हो, और आप बिना सोचे आगे बढ़ जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे। तो इनको अगर चाहते हो कि ये ठीक से काम करें, तो पहले इसको ठीक कर लो, और इसको ठीक करना आपके हाथ में है। सो ये यूज़ हो फिल्टर्स, सही तरीके से यूज़ हो, आपको रिलैक्स करने के लिए। अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दें, जो इन्फॉर्मेशन है डिस्टॉर्ट भी हो रहा है तो भाई पॉजिटिवली डिस्टॉर्ट करें, है ना। डिस्टॉर्शन में कोई बुरी बात नहीं है, अज्यूम करने में कोई भी बुरी बात नहीं है। जैसे ये भी अजम्पशन ही है कि अगर मेरा फ़ोन किसी ने नहीं उठाया, कि जानबूझ के नहीं उठाया, और ये भी अजम्पशन ही है कि वो बिज़ी होगा। लेकिन ये वाली अजम्पशन कितनी अच्छी है ना, कि वो बिज़ी होगा, फ्री होने के बाद कॉल कर लेगा, मैं तो रिलैक्स हूँ, वो तो कॉल कर ही नहीं रहा है, अभी उठा ही नहीं रहा है, लेकिन मैं तो रिलैक्स हूँ ना। तो अजम्पशन भी करेगा, ये डिस्टॉर्ट भी करेगा इन्फॉर्मेशन, तो पॉजिटिवली करेगा, जिससे रिलैक्स रहोगे। जनरलाइज भी करेगा, अरे ठीक है हो जाता है तो सबके साथ हो जाता है, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, रिलैक्स, चल छोड़ना, आगे बढ़, ठीक है। मान लीजिए फेलियर हो गया, तो इसमें फिर अगर आपका बिलीफ है कि नहीं मैं बाउंस बैक कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो ये जनरलाइज करने की कोशिश करेगा, अरे फेलियर तो सबकी लाइफ में आते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, हो जाएगा दोबारा। तो ये फिल्टर अब सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बेचारे सही तरीके से काम कब करेंगे, जब इनको सही कर लोगे। तो इनको सही करो और जीवन को सुखी बनाओ। बिहेवियर के पीछे मत पड़ो कि बिहेवियर चेंज करना है, बिहेवियर चेंज करना है। सब आते मेरे पास भी ऐसे कि इसका बिहेवियर चेंज कर दो, चाहे वो ओसीडी वाले हों, कोई बच्चे का हो या कोई भी हो, आते हैं सब लोग बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं। बिहेवियर चेंज ही नहीं होने का है जब तक इस पर काम नहीं करोगे, और बिहेवियर बेचारा अपने आप ही चेंज हो जाएगा जब इस पर काम कर लोगे। तो क्या समझे, समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस पर तो मैं 1 घंटा और भी बोल सकती हूँ। शॉर्ट में समझा दिया है, लेकिन इतना तो समझा ही दिया है कि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी अगर इस पर डिटेलिंग चाहते हो तो मैं 1-2 वीडियो सिमिलर टॉपिक पर ही और डिटेल में बना दूँगी। सो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड वो है, इस पर तो 2-4 घंटे की क्लास भी एक साथ रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन आप ही लोग है ना इतनी लंबी क्लास कैसे देखोगे। सो इसलिए जितना आज सीखा है उसको रिवाइज़ करना ये बहुत काम का है, और अब पता चल गया कि ठीक होने के लिए कहाँ पर, किस एरिया पर काम करना है। और अगर आप अपने कमेंट्स में लिखोगे कि इस पर और डिटेलिंग करूँ मैं, इसके ऊपर सेपरेट बिलीफ के ऊपर सेपरेट, वैल्यूज़ के ऊपर सेपरेट, और सारे डिसीजंस के ऊपर सेपरेट, एटीट्यूड, लैंग्वेज, सबके ऊपर सेपरेट वीडियो, तो हर एक जो फिल्टर के सब फिल्टर हैं सबके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूँगी। इस वीडियो से जो भी सीखा है प्लीज़ उसे बार बार रिवाइज़ करो, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना खास ख्याल रखना।